तो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर जो 10 है, जो भौतिक विज्ञान में आता है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे और अवतल दर्पण के लगभग 6 कंडीशन पढ़ चुके थे हम लोग दोस्तों। कितने? 6 कंडीशन पढ़ चुके थे और उसमें से एग्जाम में 90% एक पूछता है जरूर। हाँ, ये 90% गारंटी के साथ बता रहे हैं कि एक जरूर पूछेगा उसमें से। बाय द वे कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन हमेशा एक साल का गैप देकर 3-4 साल लगातार पूछता रहता है। तो उसमें 6 कंडीशन होती है, लेकिन उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, उसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है। ओनली वन कंडीशन फॉर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। कहने का मतलब ये है कि जो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनता है वो सिर्फ एक बनता है। आइए उसको समझ लेते हैं। तो जब हमारे पास परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसको हम क्या दोस्तों कहते हैं? उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या रखिए? यहाँ पे एक वस्तु रखिए दोस्तों। क्या है? एक वस्तु। क्या है? AB है। और जब AB से 2 किरणें चल रही है, और हम लोग बखूबी जानते हैं जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो उत्तल दर्पण में क्या होता है? ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, जो कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। और हम एक चीज बखूबी जानते हैं, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो वह क्या पुनः वक्रता केंद्र से होके अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पास RM किरण है, ये ऊपर की तरफ जो चली गई है, ये हमको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहाँ पे आके मिल रही है? फोकस पे आके मिल रही है। और उसके बाद अगर हमारे पास जो A वाली किरण है, जिसको हम AN जो हमारे पास किरण है, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहां पे आके मिल रही है दोस्तों? C पर आके मिल रही है। और ये दोनों किरण जहां एक दूसरे को यहीं पे काट रहे हैं ना, जिस बिंदु पर काटेंगे वहां से हम क्या करेंगे? मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचेंगे। और जैसे ही हम एक लंब खींचेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा? वहां पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी? उत्तल दर्पण की कंडीशन। और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये बनेगा हमारे पास उत्तल दर्पण के पीछे, और जो हमारे पास वस्तु से बहुत क्या होगा? छोटा होगा। और वस्तु से हमारे पास क्या होगा? बहुत छोटा होगा। और क्या होगा दोस्तों? वस्तु सीधी रखी है तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? सीधा बनेगा। बस वास्तविक की जगह क्या बनेगा? आभासी बनेगा। तो वही चीज हम लोग लिखे हैं दोस्तों यहाँ पे कि वस्तु AB के A बिंदु से 2 किरणें AM तथा AN वक्रता केंद्र की दिशा में उत्तल दर्पण से टकराकर क्रमशः MR फोकस से आती हुई तथा NA जो हमारे पास NA है, NA वक्रता केंद्र से आती हुई, मतलब ये ब्रैकेट में रहेगा कि दिशा में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। इस स्थिति में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है, सीधा, आभासी तथा दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव और फोकस के बीच में ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। तो ये दोस्तों हमारे पास उत्तल दर्पण की क्या होती है? ओनली वन कंडीशन होती है। ओनली वन कंडीशन होती है, जो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी दोस्तों। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे पास संयुग्मी फोकस क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग अगर थोड़ी बहुत कहीं पे कंफ्यूजन रह जाती है तो आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देख लिया करिए। और वीडियो अगर देखेंगे तो ये लगभग इमेज जो आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा इमेज तो आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं। आप लोग करते क्या है? बस एक बार देखते हैं, आधा देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो 100% गारंटी के साथ ये चीजें आपको समझ में आएंगी। और अगर पूरा नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, वीडियो को भगा के देखेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को क्या होगी दोस्तों? प्रॉब्लम होगी। आइए हम लोग देखते हैं संयुग्मी फोकस। क्या चीज दोस्तों? बहुत सिंपल है। संयुग्मी फोकस बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट फोसी। यहाँ पे है, फोकस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कि यदि दर्पण के सामने रखी एक वस्तु
यदि दर्पण के सामने हमारे पास कोई वस्तु रखी है, एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आप लोग जानते हैं प्रतिबिंब दूसरी बिंदु पर बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे रखी हुई वस्तु है, इसका ए प्रतिबिंब है ना, इसका जो हमारे पास ए वस्तु है, वस्तु ए बी पे रखा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश बी डैश पे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, संयुग्मी फोकस कहते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चिन्ह परिपाटी से प्रकाशिकी में हमको चिन्ह परिपाटी, देखिए ये जो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे को ये चीज याद रहेगा और इसके साथ एक दो और कंडीशन, तो उससे दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल होगा दोस्तों, उससे छूटेगा नहीं, मतलब उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या, प्रकाशिकी में दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल यू से, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है दोस्तों उसको स्मॉल v से प्रदर्शित किया जाता है, और जो फोकस दूरी होती है उसको स्मॉल f से प्रदर्शित या दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस बच्चे को ये चीज याद है, ये चीज आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम देते हैं, रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, बैंक का हो गया, पीओ का हो गया, एनी एग्जाम, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो UVF आपको याद रहना चाहिए कौन किससे दर्शाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसके आगे चिन्ह परिपाटी के द्वारा और कुछ नियम पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हमने देखा कि जो हमारे पास प्रकाशिकी में जो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको F से, वस्तु की दूरी U से और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम इसके आगे दोस्तों देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमारे पास जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे 5 वाली जो पॉइंट है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे हम जो न्यूमेरिकल, जिसको हिंदी में आंकिक प्रश्न कहते हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आप लोगों ने मैथ में 9th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, और अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं आप लोग तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि x डैश और ये y और ये y डैश होता है। ये हमारे पास ये जो अक्ष होती है ये धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? धनात्मक। और ये वाली अक्ष क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और ये ऊपर वाली भी क्या होती है? धनात्मक होती है। और नीचे वाली भी दोस्तों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कहने का मतलब अगर आप लोगों ने 9 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमसे इसमें कह रहा है। तो ये बना हुआ हमारे पास अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है कि ये इधर वाली साइड है और ये इधर वाली साइड है दोस्तों। ये बस निशान है, आप लोग बना मत लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो इधर अवतल दर्पण, उधर क्या है? उत्तल दर्पण। ये x हो गया, ए वाला मुख्य अक्ष को हमने x डैश मान दिया, और जो ये हमारे पास रेखा है जो इस मुख्य अक्ष पे लंब है, ये मुख्य अक्ष है ना, इस पे जो लंब है उसको हमने y और y डैश मान दिया। तो ये y वाला जो हमारे पास है ये धनात्मक हो गया, और ये y डैश ऋणात्मक, ये x धनात्मक और x डैश ऋणात्मक। ये क्लियर है, निर्देशांक ज्यामिति से आप लोग समझ सकते हैं। आगे क्या दिया है कि जो आप यहाँ पे वस्तु रखी जाती है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए वस्तु रखी है, इस पे जो आपतित प्रकाश मतलब आने वाली किरण है, क्या है? आने वाली किरण अगर इस पे पड़ती है तो अगर किरण की जो दिशा विपरीत हो जाए, जा तो रही इधर से, लेकिन अगर विपरीत हो जाए, विपरीत दिशा हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा? वो मान जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? दिशा के विपरीत, और क्या है? ऋणात्मक। क्या है दोस्तों? ऋणात्मक। और इधर अगर उसकी आपतित प्रकाश की किरण है इस साइड, तो क्या होगा? धनात्मक होगा। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? धनात्मक, और नीचे वाला हिस्सा दोस्तों क्या है? ऋणात्मक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेम कंडीशन हमारे पास क्या है कि इधर x डैश ऋणात्मक और यहाँ पे हमारे पास क्या है? धनात्मक। ये हमारे पास क्या हो गया? p हो गया।
यहाँ पे आपतित प्रकाश की किरण मतलब आने वाली किरण, यहाँ पे उसकी दिशा इधर से जा रही है तो इधर विपरीत दिशा बताया जा रहा है, और यहाँ पे आपतित की दिशा है। तो आइए इसको समझते हैं कि दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु और मुख्य अक्ष के लंबवत ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। कह रहा है जो दर्पण का ये जो ध्रुव है उसको P से प्रदर्शित किया जाता है, ये क्या है दोस्तों, मूल बिंदु है, और मुख्य अक्ष के लंबवत, जो मुख्य अक्ष के लंबवत है और इसके ध्रुव से एक रेखा गुजर रही है वो क्या है, वाई अक्ष कहते हैं उसको। क्लियर है। दूसरी पॉइंट आइए देखते हैं। दूसरी पॉइंट में जो दोस्तों है उसमें कह रहा है कि जो समस्त दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। जो समस्त हमारे पास दोस्तों जो दूरियां हैं वो क्या है, दर्पण के ध्रुव अर्थात P से नापी जाती हैं, चाहे आप इधर नापना हो चाहे इधर नापना हो। तो कहां से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। आगे क्या है कि ध्रुव से दाहिनी ओर दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक, दाहिनी ओर समझ सकते हैं। ये ध्रुव है, इसकी दाहिनी ओर, इधर ध्रुव के दाहिनी ओर चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उन दोनों में जो दूरियां होती हैं क्या होती हैं दोस्तों, धनात्मक होती हैं, दाहिनी ओर। लेकिन अगर बाईं ओर जाएं, अगर बाईं ओर जाएं चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर हम बाईं ओर जाएं तो हमारे पास दूरियां क्या होती हैं दोस्तों, ऋणात्मक होती हैं। कहने का मतलब अगर हम ध्रुव से, जैसे मान लीजिए हम ध्रुव है, जैसे मान लीजिए हम ध्रुव से अगर क्या जाएं, किधर जाएं दोस्तों, अगर ध्रुव से अगर हम क्या जाएं, दाईं ओर जाएं तो दूरियां क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी, क्या होगी, धनात्मक। लेकिन अगर इसी ध्रुव से दोस्तों हम क्या हो, अगर हम क्या करें, अगर बाईं ओर जाएं, क्या जाए दोस्तों, बाईं ओर, तो दूरियां क्या होगी हमारे पास, ऋणात्मक होगी। आप लोग बखूबी इसको अच्छे से समझ चुके हैं। आइए हम लोग आगे चौथी पॉइंट देखते हैं। कहा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, तो मुख्य अक्ष यही है यहाँ पे, इसके ऊपर की ओर, ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक। मतलब ऊपर तो धनात्मक होगा, ऊपर क्या होगा दोस्तों, धनात्मक, लेकिन नीचे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आप लोग निरसांक ज्यामिति में बहुत अच्छे से समझते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है, उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। आइए देखते हैं, ये अवतल दर्पण है तो P से जब दूरी नापेंगे F की तो क्या होगी, ये क्या होगी, ऋणात्मक, क्योंकि जब हम किधर नाप रहे हैं, बाईं की दाईं, हम लोग बाईं ओर नाप रहे हैं ना, तो बाईं ओर दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। तो ये हमारे पास क्या हो गई दोस्तों, ऋणात्मक हो गई। ये लिखना नहीं है आप लोगों को, जो हम बाद में लिख रहे हैं, ऋणात्मक हो गई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दोस्तों है, ये जो दूरियां हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या है, उत्तल दर्पण की दूरी है। और जब उत्तल दर्पण की हम फोकस दूरी लेंगे तो हम किधर नाप रहे हैं, ध्रुव से किधर नाप रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि दाईं ओर नाप रहे हैं, और जो दूरियां क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। तो कहने का मतलब है कि जब अवतल दर्पण लिया जाएगा और जब उत्तल दर्पण लिया जाएगा, तो अवतल दर्पण में अगर कोई पूछे कि आप लोग बताइए अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, तो आप लोगों के माइंड में तुरंत आना चाहिए कि अवतल दर्पण में हमारे पास जो दूरियां हैं वो उसका जो अवतल दर्पण किधर ऐसे बनता है, और जो दूरी आगे की तरफ नापेंगे, तो जब आगे की तरफ हम लोग बाईं ओर नापेंगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगी, जो हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो अब इसके कुछ हमारे पास पॉइंट हैं, जैसे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी हमारे पास हो गया, ठीक ना। इसको हम लोग प्लस और माइनस में, अवतल और उत्तल में कैसे लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए